शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। उन वर्षों में सैंड्रो के पास जो क्षमता थी उसे एंडेड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता था। सैंड्रो सभी एंडेड जीवन रूपों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम था। वह कुछ मामलों में स्तर के अंतर को भी अनदेखा करने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता है कि जब सैंड्रो एक उच्च जादूगर था, एक आर्कमेज स्तर का जीवन रूप था, तो उसके लिए एक बोन ड्रैगन ने लड़ाई लड़ी थी। जब सैंड्रो एक आर्कमेज बन गया तो उसकी एंडेड सेना ने उसके सभी दुश्मनों को निराशा का अनुभव कराया। ये नोसेंट के जन्म के बाद से सबसे शक्तिशाली एंडेड सेना थी। सैंड्रो ने इस सेना के साथ प्रसिद्ध एंडेड प्लेन सहित 10 से अधिक विमानों पर विजय प्राप्त की थी। एक नेक्रोमेंसर के लिए एंडेड कॉन्ट्रैक्ट जैसी क्षमता को केवल स्वर्ग को चुनौती देने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ तक कि आरव मेहरा को भी लगा कि अगर वह इस क्षमता के संपर्क में आया तो वह नेक्रोमेंसर बनने की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसा होने की बहुत कम संभावना थी। सैंड्रो नोसेंट के इतिहास में अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो डेथ गार्डन में प्रवेश करने में सक्षम था, लेकिन वह था जिसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। जहां तक दूसरों की बात है, कुछ ने अच्छी योग्यताएं प्राप्त की और कुछ को केवल संसाधन मिले। डेथ गार्डन एक स्लॉट मशीन की तरह था, कोई नहीं जानता था कि उन्हें क्या मिलेगा। आरव मेहरा ने ब्लड बंशी की सोल एसेंस को अपने बैग में रखा, फिर उसने मैजिक स्प्रिंग की एक बोतल निकाली और उसे पी लिया। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो वह दालान के अंत में चला गया। एक प्रकाश मंत्र की चमक के तहत आरव मेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पेंटिंग के अलावा दालान के अंत में कुछ भी नहीं था। ये वही मोटी पत्थर की दीवार थी और दालान के बाकी हिस्सों से कोई अंतर नहीं था। लेकिन आरव मेहरा जानता था कि यह जगह निश्चित रूप से अलग थी। वह जानता था कि यह वह जगह थी जिसे रॉक पपेट अपने परिवेश को बदलने से पहले देख रहा था। आरव मेहरा ने एक पल के लिए मोटी पत्थर की दीवार को ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो यह ऐसा ही है। आरव मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दालान के अंत की ओर चलना शुरू कर दिया। यह अजीब था, वहां निश्चित रूप से एक दीवार थी, लेकिन जब उसका पैर दीवार तक पहुंचा तो वह दीवार से होकर निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। मृत्यु उद्यान के योग्य। आरव मेहरा सीधे पत्थर की दीवार से होकर एक हरे भरे बगीचे में पहुंच गया। आरव मेहरा ने देखा कि यह पत्थर की दीवार नहीं थी, दालान भी भ्रम का हिस्सा हो सकता है। ये सब मृत्यु उद्यान द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। रॉक पपेट ने इसका अनुभव नहीं किया क्योंकि उसमें आत्मा नहीं थी, भ्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन आरव मेहरा ने दालान के अंत में दीवार देखी। लेकिन भ्रम तो भ्रम ही था, उसमें किसी वास्तविक चीज जैसा एहसास नहीं था। जब आरव मेहरा वहां खड़े थे तो उन्हें पत्थर की दीवार दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित मन बाधित नहीं हुआ था। एक जादूगर के रूप में आरव मेहरा को अपने मन पर सबसे अधिक भरोसा था। ये भरोसा उनकी अपनी आंखों पर भरोसे से भी बढ़कर था। उन्हें पता था कि कभी कभी उनकी आंखें खुद को धोखा दे सकती हैं, लेकिन उनका अपना मन उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने एक हरा भरा बगीचा देखा। इस समय आरव मेहरा बगीचे के किनारे पर थे। उन्हें सैंड्रो द्वारा अनुभव की गई हर चीज का अनुभव करने के लिए केवल एक कदम की आवश्यकता थी। लेकिन आरव मेहरा वहां बहुत देर तक खड़े रहे, वह अंतिम कदम नहीं उठाया। उन्हें डेथ गार्डन के बारे में सीखी गई हर बात याद आ रही थी। निश्चित रूप से नोसेंट इतिहास में बहुत से लोग डेथ गार्डन में प्रवेश कर चुके थे और सैंड्रो स्पष्ट रूप से सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। यही कारण था कि आरव मेहरा ने डेथ गार्डन को देखते ही सबसे पहले उनके बारे में सोचा। लेकिन सबसे प्रभावशाली का मतलब जानकारी का सबसे मूल्यवान स्रोत नहीं था। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। किसी कारण से सैंड्रो ने अपने नोट्स में डेथ गार्डन के बारे में केवल कुछ वाक्य छोड़े थे। आरव मेहरा ने इस बारे में थोड़ा सोचा, लेकिन उसने फैसला किया कि इन वाक्यों का कोई मूल्य नहीं है। खतरे और अवसर के साथ साथ रहने के बारे में क्या? हर कोई इसके बारे में जानता है। आरव मेहरा ने मास्टर क्राफ्ट्समैन के नोट्स में जो चाहा था उसे खोजने से पहले काफी समय तक अपनी यादों को खंगाला। सैंड्रो, मरे हुए विमान के विजेता की तुलना में वह मास्टर निश्चित रूप से कमजोर था। वास्तव में अगर शेल्टर टॉवर के निर्माण में भाग लेने वाले मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए नहीं होता तो उसके नोट्स लाइब्रेरी में रखे जाने के योग्य नहीं होते। इसके अलावा मास्टर ने डेथ गार्डन से जो पुरस्कार प्राप्त किए वे सैंड्रो की तुलना में बहुत अच्छे नहीं थे। आखिरकार सैंड्रो ने न केवल मरे हुए अनुबंध की क्षमता हासिल की, बल्कि उसे हर नेक्रोमेंसर की चाहत वाला सोल स्टोन भी मिला। यह एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्तित्व था जो सोल फायर को मैना में बदल सकता था। हाथ में सोल स्टोन और अपने एंडेड लीजन के समर्थन के साथ सैंड्रो के पास असीमित मैना थी। उस मास्टर क्राफ्ट्समैन के लिए उसने डेथ गार्डन में केवल कुछ असामान्य संसाधन प्राप्त किए। उन दोनों को डेथ गार्डन मिला, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन आरव मेहरा की नज़र में वह बदकिस्मत मास्टर क्राफ्ट्समैन सैंड्रो से कहीं ज्यादा प्यारा था, क्योंकि अपनी किस्मत के बावजूद इस प्यारे आदमी ने कुछ सुराग पीछे छोड़ दिए। और ये खतरे और अवसर जैसी बकवास नहीं थी। आरव मेहरा को याद आया कि मास्टर द्वारा डेथ गार्डन का जिक्र करना एक वास्तविक लेकिन खतरनाक भ्रम था।
डेथ गार्डन में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग भ्रम देखने को मिलते थे। इसके अलावा कुछ सालों के बाद मास्टर ने नोट्स के अंत में डेथ गार्डन के बारे में कुछ अटकलें जोड़ीं। उस मास्टर को लगा कि भ्रम में चुना गया हर विकल्प अंतिम इनाम तय कर सकता है। लेकिन भले ही यह महज अटकलें ही क्यों न हो, ये सैंड्रो की बकवास से 100 गुना बेहतर था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे नोट्स ठीक से याद हैं, आरव मेहरा ने एक गहरी सांस ली। आखिरी कदम उठाने से पहले उसने एक और मैजिक स्प्रिंग पी ली। जैसे ही आरव मेहरा ने ये कदम उठाया, एक सड़ांध ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। मूल रूप से हरा भरा बगीचा लाशों के मैदान में बदल गया। हर जगह सड़े हुए शव, जमीन पर सूखा खून। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही एक डरावनी आवाज गूंजी। उसके सिर के ऊपर एक ठंडा अर्धचंद्र था, उसके सामने एक खड़ी ढलान थी और उसके पीछे एक भयानक खाई थी। और सबसे भयावह हिस्सा, ढलान के नीचे कंकाल योद्धाओं का समूह था जो अनाड़ी ढंग से आगे बढ़ रहा था। अरे, तुम इतने सारे कैसे हो? आरव मेहरा चौंक गया। कंकाल योद्धाओं की यह संख्या उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। इसके विपरीत बोन प्लेन नेदर आयरन वेन में कंकाल योद्धाओं का जमावड़ा उल्लेखनीय नहीं था। ये सिर्फ 100 कंकाल योद्धा थे। अब उसका सामना कंकाल योद्धाओं के एक समुद्र से था, कम से कम 1000। मुझे क्या करना चाहिए? आरव मेहरा के दिमाग में पहला विचार चट्टान से कूदने के लिए लाइटन का उपयोग करना था। लेकिन जैसे ही वह मंत्र जपने वाला था, उसे मास्टर के नोट्स याद आ गए। यह एक सच्चा और खतरनाक भ्रम था। यह एक विरोधाभास की तरह लग रहा था, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि इस वाक्य का महत्वपूर्ण हिस्सा सच शब्द था। एक सच्ची मरे हुए सेना कैसी दिखती है? सैंड्रो के नोट्स ने आरव मेहरा को यह हिस्सा सिखाया। आरव मेहरा को यकीन था कि अगर वह चट्टान से नीचे उतरने के लिए लाइटन का इस्तेमाल करता है, तो उसके सामने सबसे ज्यादा संभावना गार्गोयल्स का एक बड़ा समूह, या 1 दर्जन ऑब्सीडियन मूर्तियां, या यहाँ तक कि कुछ बोन ड्रैगन्स होंगे। डेथ गार्डन जैसी जगह को तर्क से समझाया नहीं जा सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा लगातार एकत्रित हो रही थी, जो एक बेहद अजीब डेथ गार्डन में तब्दील हो रही थी। डेथ गार्डन अपने आप में मृत्यु शक्ति का अवतार था। एक निश्चित स्तर पर छाया कानून का निशान भी था। ऐसे अजीब अस्तित्व का सामना करते हुए वह सस्ती चाल से जो चाहता था उसे कैसे प्राप्त कर सकता था? कंकाल योद्धाओं की पहली लहर पहले से ही जंग लगी तलवारें उठाते हुए ढलान पर चढ़ रही थी। आरव मेहरा के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने कुछ वाक्य बोले और ढलान के नीचे एक फ्लेम बैरियर जल्दी से खड़ा हो गया। आरव मेहरा अब एक महान जादूगर था। उसकी ताकत बोन प्लेन में प्रवेश करने की तुलना में 10 गुना अधिक थी। वह ज्वाला अवरोध कंकाल योद्धाओं की पहली लहर के बीच में उठ खड़ा हुआ, भयानक शक्ति के साथ खिल उठा। 1 दर्जन कंकाल योद्धा प्रतिक्रिया करने से पहले ही राख में बदल गए। इसके अलावा उस ज्वाला अवरोध की उपस्थिति ने कंकाल योद्धाओं के बीच अराजकता को भी जन्म दिया। सभी मरे हुए जीवों में ज्वालाओं का डर सहज था। कंकाल योद्धाओं जैसे तोप के चारे जैसे जीव अपवाद नहीं थे। ज्वाला अवरोध का सामना कर रहे कंकाल योद्धा पीछे हटना चाहते थे, जबकि उनके पीछे वाला योद्धा तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अराजकता शुरू हो गई। आरव मेहरा ने अपने ज्वाला तूफान मंत्र को पूरा करने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। उसने केवल एक धमाका सुना, इससे पहले कि कंकाल योद्धाओं के बीच अराजकता दिखाई देती। कंकाल योद्धाओं के बीच ज्वालाओं का एक गोला दिखाई दिया, जो तापमान बढ़ने के साथ ही उन्मत्त रूप से घूम रहा था। यह एक बवंडर की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। ज्वाला तूफान के रास्ते में केवल राख बची थी। ये जादू 10 सेकंड तक चला, जिससे 100 से ज्यादा कंकाल योद्धा राख हो गए। कंकाल योद्धाओं की पूरी पहली लहर लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। निश्चित रूप से जैसे ही आरव मेहरा ने पहली लहर को साफ किया, बचे हुए कंकाल योद्धा ढलान पर चढ़ने लगे। सबसे नजदीकी 100 मीटर से भी कम दूरी पर था और पिछली लहर से 10 गुना ज्यादा थे। आरव मेहरा जानता था कि एक बार इतने सारे कंकाल योद्धाओं से घिर जाने के बाद कोई भी उच्च जादूगर भी बच नहीं पाएगा। आर्कमेज रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति हजारों कंकाल योद्धाओं की घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। वह मरे हुए लोगों का एक समुद्र था। अगर कोई आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता तो वे डूब जाते। आरव मेहरा सिर्फ इतना कर सकता था कि अपनी कास्टिंग स्पीड को अपने शिखर तक बढ़ाए और अपने मैजिक एरे को लगातार फायर मैजिक कास्ट करने के लिए ज्यादा काम करे। यह एक ऐसी विधि थी जिसके बारे में आरव मेहरा को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसे फ्लेम टाइरेंट मैक्स के बारे में जो जानकारी थी वह याद थी। अगर कंकाल योद्धा बहुत ज्यादा नहीं होते तो आरव मेहरा इस लड़ाई को एक अच्छा अवसर मानते। हर अग्नि मंत्र ने उसे फ्लेम टाइरेंट शैली की और अधिक समझ दी। अंत में आरव मेहरा को लगा कि वह मैक्स की जगह पर आ गया है। ये घोस्ट टाउन में फ्लेम टाइरेंट और मरे हुए लोगों की सेना के बीच की लड़ाई की तरह था। एक के बाद एक कंकाल योद्धा गिरते जा रहे थे और जल्दी ही उनके भाई उनकी जगह ले रहे थे। पूरी लड़ाई आरव मेहरा को धैर्य और इच्छाशक्ति की लड़ाई की तरह लग रही थी। आरव मेहरा को यह भी याद नहीं था कि उसने कितने मंत्र डाले थे, और न ही उसे याद था कि कितनी बार उसका मैना खत्म हुआ था। उसे बस इतना याद था कि हर बार जब उसका मैना खत्म होता था तो वह ब्लड बंशी सोल एसेंस से मैना निकालता था। सौभाग्य से ब्लड बंशी एक भूत जीवन रूप था। उसके सोल एसेंस में निहित मैना एक समान मैना क्रिस्टल की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध था। आरव मेहरा को वास्तव में अंदर से मैना को अवशोषित करने में आसानी हुई, सिवाय एक समस्या के।
इससे मैना को अवशोषित करने से कुछ उल्टी करने वाली नकारात्मक भावनाएं पैदा हुईं। उसका मन हर बार बेचैन हो जाता था, लेकिन वह अभी उससे निपट नहीं सकता था। अगर ब्लडबंशी इस युग में आने के बाद से उसका सबसे परेशान करने वाला दुश्मन था, तो ये लड़ाई उसके द्वारा अनुभव की गई सबसे लंबी लड़ाई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पूर्वी आसमान से चमकने लगी, बर्फीला अर्धचंद्र पहले ही काफी नीचे गिर गया था। रात का अधिकांश भाग बीत गया। आरव मेहरा अभी भी अंतहीन वध कर रहा था। पूरी ढलान राख और जली हुई टूटी हड्डियों से भरी हुई थी। आरव मेहरा के हाथ से एक अग्नि मंत्र निकला, जिसके बाद एक कंकाल योद्धा जमीन पर गिर गया। यह एक अंतहीन लड़ाई की तरह लग रहा था। जब सूरज अपने चरम पर पहुंच गया था, तब भी आरव मेहरा एक और मंत्र का जाप कर रहा था, लेकिन जब मंत्र का जाप किया गया, तो आरव मेहरा ने पाया कि ढलान पर कोई और कंकाल योद्धा खड़ा नहीं था। आखिरकार खत्म। आरव मेहरा हाँफ रहा था। उसने अपनी जेब से आत्मासार निकाला और आखिरी बार उसमें से मन को अवशोषित किया। उसके पैर लड़खड़ाते हुए कांपने लगे और फिर वह फर्श पर बैठ गया। वह लड़ाई बहुत लंबी थी, कम से कम आधे दिन की। आरव मेहरा लगातार जादू कर रहा था, लगातार लड़ रहा था। कोई भी महान जादूगर इसे संभाल नहीं सकता था। ये उससे बहुत दूर था जिसे एक प्रथम श्रेणी का महान जादूगर संभाल सकता था। शुक्र है, यह आखिरकार खत्म हो गया। आरव मेहरा के बैठते ही आसपास का माहौल बदल गया। सड़ी हुई लाशें गायब हो गईं, सूखा हुआ खून फीका पड़ गया, दोनों की जगह एक हरा भरा बगीचा आ गया। आरव मेहरा जानता था कि वह डेथ गार्डन के भ्रम से गुजर चुका है। वह उत्सुकता से आसन पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। उस मास्टर ने अपने नोट्स के अंत में लिखा था कि यह संभावना है कि भ्रम में किए गए प्रत्येक विकल्प का पुरस्कार पर प्रभाव पड़ सकता है। आरव मेहरा ने इस बारे में ध्यान से सोचा। उसने भ्रम में कोई विकल्प नहीं चुना, वह बस शुरू से अंत तक लड़ता रहा। उसे किस तरह का पुरस्कार मिलेगा? आरव मेहरा के भ्रम से बाहर निकलते ही डेथ गार्डन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हरे भरे बगीचे के पेड़ मुरझाने लगे, हरा भरा लॉन धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, फूलों की झाड़ियां एक के बाद एक मुरझाने लगी और यहाँ तक कि बगीचे में फड़फड़ाती तितलियों के पंख भी सख्त हो गए, क्योंकि वे अपनी मौत के मुंह में गिर गईं। ऐसा लगा मानो मूल रूप से चमकीला और हरा भरा डेथ गार्डन मर रहा था, एक भयावह कब्र में बदल रहा था। ये सब इस जगह के आसपास की मृत्यु ऊर्जा के लुप्त होने के कारण था। डेथ गार्डन जैसा एक अजीब अस्तित्व मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन था। अब जब यह ऊर्जा विलुप्त हो रही थी, तो बगीचा स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेगा। आरव मेहरा एक मुरझाए हुए पेड़ के तने पर झुक गया, शांति से बदलाव को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन वह अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ बैग में डाला और एक और मैजिक स्प्रिंग निकाला, लेकिन जैसे ही वह उसे पीने वाला था, उसने पाया कि सुगंधित हरा कोहरा अभी भी उसके चारों ओर था, जो प्राचीन मकबरे से लाल कोहरे को 10 मीटर के भीतर आने से रोक रहा था। इस खोज ने आरव मेहरा को डेथ गार्डन के बारे में पूरी तरह से नई समझ दी। यह मृत्यु ऊर्जा से पैदा हुआ एक अजीब अस्तित्व होने के योग्य था। उसने स्पष्ट रूप से आधे दिन तक भ्रम में संघर्ष किया था, लेकिन आरव मेहरा का मैजिक स्प्रिंग प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में, डेथ गार्डन पहले ही समय को विकृत करने के स्तर पर पहुंच चुका था। आरव मेहरा को यह भी यकीन नहीं था कि उसे किसी भ्रम में ले जाया गया था, या ये सब उसके दिमाग में था। समय विकृति, स्थानिक गति, ये कितना भयावह था, लेकिन सौभाग्य से उसने इसे साफ कर दिया। आरव मेहरा ने डेथ गार्डन में आखिरी पंखुड़ी को मुरझाते हुए देखते हुए कुछ डर के साथ इसके बारे में सोचा। डेथ गार्डन पूरी तरह से फीका पड़ गया। जहां तक कोई देख सकता था, वहां सिर्फ खंडहर ही रह गए। काली मिट्टी, सड़े हुए पेड़, सूखा हुआ झरना, साथ ही एक हथेली के आकार का ग्रे पत्थर का तख्ता। यह आरव मेहरा के चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान उभरी, जो एक उदास एहसास दे रही थी। पहले तो जब डेथ गार्डन बिना कोई जादुई सामग्री छोड़े गायब हो गया, तो आरव मेहरा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह उस मास्टर क्राफ्ट्समैन जितना बदकिस्मत नहीं है। लेकिन जब आरव मेहरा की नज़र उस पत्थर के तख्ते पर पड़ी, तो वह खुश नहीं हुआ। उसमें किसी भी तरह का मान उतार चढ़ाव नहीं था। डेथ गार्डन हमेशा से नोसेंट का एक अनसुलझा रहस्य रहा है, यहाँ तक कि जादू के युग के चरम पर शक्तिशाली जादूगर भी इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझा सके। लेकिन भले ही आरव मेहरा को इसके पीछे के सिद्धांत का पता न हो, लेकिन इसे खुद अनुभव करने से उसे कुछ समझ मिली। वह ये समझने में सक्षम था कि डेथ गार्डन वास्तव में मृत्यु ऊर्जा से पैदा हुई दुनिया थी। लेकिन वह दुनिया बहुत कमजोर थी। अगर कोई भ्रम से गुजरता, तो वह दुनिया ढह जाती और बिना दुनिया के मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित किए बाद में कुछ चीज़ों में संघनित हो जाती। वे चीज़ें क्षमताएं, जादुई सामग्री या शायद दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसी वजह से नोसेंट के इतिहास में कोई भी व्यक्ति बगीचे में मृत्यु जादू का उपकरण नहीं पा सका। जादू के उपकरण आखिरकार कीमिया के परिणामस्वरूप आए थे। डेथ गार्डन अजीब और दुर्जेय थे, लेकिन वे कीमिया की शोधन प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकते थे। लेकिन फिर भी डेथ गार्डन ने जो चीज़ें पीछे छोड़ी थीं, उनमें अनिवार्य रूप से मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा थी, क्योंकि वे मृत्यु ऊर्जा से ही संघनित थीं। उसे जो पत्थर की गोली मिली थी, उसमें मन का उतार चढ़ाव नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह यहाँ कुछ भी नहीं पाने के लिए आया था? अच्छा, पत्थर की गोली को छोड़कर आरव मेहरा के दिमाग में कोई क्षमता नहीं आई थी। उसे धोखा नहीं दिया जा सकता था। एक महान जादूगर के रूप में अपने शरीर के बारे में उसकी समझ शीर्ष पायदान पर थी।
एक छोटा सा बदलाव उससे छिपाया नहीं जा सकता था। डेथ गार्डन के गायब होते ही उसने अपने शरीर पर ध्यान से ध्यान दिया था, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि उसे कोई योग्यता नहीं मिली। क्या मैं बहुत बदकिस्मत नहीं हूँ? आरव मेहरा को बहुत निराशा हुई। यह एक डेथ गार्डन था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने मृत्यु के शासक के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आरव मेहरा ने इतना बड़ा जोखिम उठाया, इतनी ऊर्जा खर्च की, लेकिन अंतिम इनाम क्या था? वह सैंड्रो की तरह स्वर्ग को चुनौती देने वाला भाग्य वाला अस्तित्व नहीं था, जिसे एंडेड कॉन्ट्रैक्ट और सोल स्टोन दोनों मिले, लेकिन क्या उसे कम से कम इनाम नहीं मिल सकता था? क्या यह अच्छा नहीं होगा? कोई योग्यता नहीं दिखाई दी, और उसे जो एकमात्र पुरस्कार मिला वह था एकमात्र पत्थर की गोली, जिसमें कोई मान उतार चढ़ाव नहीं था। आरव मेहरा ने आखिरकार आह भरी और पत्थर की गोली अपने बैग में रख ली। अपने बैग का निरीक्षण करने के बाद उसने 5 मैजिक स्प्रिंग बचे हुए गिने। वह जानता था कि इस मकबरे को छोड़ने का समय आ गया है। अगली बार उसे पर्याप्त मैजिक स्प्रिंग तैयार करनी होगी। उसे निश्चित रूप से पुनर्जन्म नेत्र खोजना था, केवल पुनर्जन्म नेत्र ही मृत्यु उद्यान के नुकसान की भरपाई कर सकता था। जादू सरणी वर्धित जल्दबाजी डालने के बाद आरव मेहरा ने मार्ग से बाहर निकलने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया। उसने एक आदेश दिया और जादुई रूप से उन्नत बेल ने आरव मेहरा के चारों ओर धीरे से कुंडलित होकर उसे राजकुमार के मकबरे से बाहर खींच लिया। शायद इसलिए कि वह बहुत तेज था, या इसलिए कि वह निराश था, लेकिन हमेशा सावधान रहने वाले आरव मेहरा ने उस घात को नहीं देखा जो उसके लिए तैयार किया गया था। माना कंकाल योद्धा वास्तव में कब्र के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने कवच और तलवारों का पूरा सेट पहना हुआ था, जो कि तीसरे युग के शाही रक्षकों के मानक उपकरण थे। उनमें से कम 100 थे, और इस उपकरण के साथ आरव मेहरा भी घिरे होने पर पीड़ित हो सकता था। ये कंकाल लंबे समय से घात में इंतजार कर रहे थे, उनकी आत्मा की आग टिमटिमा रही थी। लेकिन जब आरव मेहरा अंदर आया तो ये कंकाल शाही रक्षक सभी एकमत से पीछे हट गए। उनकी टिमटिमाती आत्मा की आग तुरंत काली पड़ गई। अगर मरे हुए जीवों का अध्ययन करने वाले जादूगरों ने यह देखा तो वे भयभीत हो जाएंगे। मरे हुए जीवों की आत्मा की आग के काले पड़ने की केवल 2 संभावनाएं थीं, एक आसन मृत्यु और दूसरी भय। पहली संभावना को खारिज किया जा सकता था। सैकड़ों जीवंत मरे हुए शाही रक्षक वे आसन मृत्यु के खतरे में कैसे हो सकते हैं? ये केवल दूसरी संभावना हो सकती है, लेकिन केवल उच्च स्तरीय मरे हुए जीव ही उनमें से किसी को भयभीत कर सकते हैं। आरव मेहरा जैसा जादूगर उन्हें कैसे डरा सकता है? आरव मेहरा ने इन घात लगाने वाले कंकाल योद्धाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वह डेथ गार्डन से मिलने वाले इनाम का पुनर्मूल्यांकन करता। इन कंकालों की प्रतिक्रिया के माध्यम से वह शायद ये सोच भी लेता कि हर क्षमता किसी के शरीर में बदलाव नहीं लाती। जब आरव मेहरा 1000 साल सिटी में पहुंचा तब रात हो चुकी थी। आज उसने जो अनुभव किया वह आरव मेहरा के लिए भी बहुत उत्तेजक था। खासकर डेथ गार्डन में हुई अंतिम लड़ाई ने आरव मेहरा की सहनशक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने गिल्डेड रोज में लौटने के बाद पत्थर की पट्टिका पर शोध करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वह बैठा तो उसे थकान महसूस हुई। वह बिना देखे ही अपनी कुर्सी पर सो गया। वह दोपहर तक सोता रहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि उसके चारों ओर एक कंबल डाला गया था और मेज के किनारे नाश्ता रखा गया था। उसने अनुमान लगाया कि यह संभवतः बूढ़ा बटलर था। बूढ़ा बटलर कभी जादू के संपर्क में नहीं आया था, उसे महान जादूगरों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह हठपूर्वक मानता था कि जादू के अध्ययन में बाधा नहीं आनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके युवा गुरु के जादू के अध्ययन से तुलना नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार बूढ़ा बटलर हमेशा अपने युवा गुरु की दैनिक जरूरतों का ख्याल चुपके से रखता था, ठीक वैसे ही जैसे वह अब करता था। सोते समय चुपके से उसके चारों ओर एक कंबल डालता था और उसकी मेज पर कुछ खाना रखता था, इस डर से कि कहीं आरव मेहरा उसकी नींद से न जाग जाए। आरव मेहरा ने नाश्ता कुछ ही घूंट में गायब करने से पहले मुस्कुराया। फिर उसने पत्थर की गोली निकाली और अपनी प्रयोगशाला में वापस चला गया। हथेली के आकार की पत्थर की गोली को एक शोधन मेज पर रखा गया था। इसमें कोई मान उतार चढ़ाव नहीं था, न ही कोई मृत्यु आभा थी। यह एक साधारण पत्थर की गोली की तरह ही दिख रही थी, लेकिन आरव मेहरा को यकीन था कि यह पत्थर की गोली साधारण दिखती है क्योंकि उसे अभी तक इसका रहस्य नहीं पता चला था। यह मृत्यु उद्यान से एक पत्थर की गोली थी जो मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का अभिसरण थी। भले ही यह आत्मा पत्थर की तरह स्वर्ग को चुनौती देने वाली कोई चीज न हो, लेकिन यह एक आम पत्थर की गोली नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आरव मेहरा ने अपनी प्रयोगशाला में कुछ घंटे बिताए। आरव मेहरा ने पहले इसका विश्लेषण करने के लिए कीमिया अभिकर्मकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि वह गलत था। उसने 2 दर्जन कीमिया अभिकर्मकों का इस्तेमाल किया और एक ही नतीजे पर पहुंचा। भौतिक पक्ष से इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, यह एक पत्थर की गोली थी। ठीक है, अगर कीमिया अभिकर्मकों का विश्लेषण निर्णायक है तो मैं इसे मन के साथ प्रतिक्रिया करने की कोशिश कर सकता हूं। आरव मेहरा ने पत्थर की गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया और बड़ी मात्रा में मन डालना शुरू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आरव मेहरा को शुरू में कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन वह 30 मिनट के बाद अंदर ही अंदर बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। ये लानत पत्थर की गोली एक अथाह गड्ढा है, चाहे वह कितना भी मन डाले ये भर नहीं सकता था। फिर भी आरव मेहरा को जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वह कभी नहीं हुई।
बहुत परेशान करने वाला। आरव मेहरा ने गुस्से में उसे कोसा जब उसे लगा कि उसका मैना खत्म हो रहा है और उसने यह व्यर्थ प्रयास बंद कर दिया। आरव मेहरा वास्तव में जानना चाहता था कि वह शापित पत्थर की गोली किस चीज से बनी है। यह इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है, ये क्यों नहीं झुकती? या यह शापित पत्थर की गोली खाने को लेकर बहुत चुस्त थी? ठीक है, क्या यह मंत्र खा सकती है? आरव मेहरा को अचानक एक विचार आया। पत्थर की गोली डेथ गार्डन से थी, यह मृत्यु ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा से संघनित थी, शायद इसमें मरे हुए जीवन रूपों के कुछ गुण थे। अग्नि मंत्र के बारे में क्या? आरव मेहरा सावधान था, उसे डर था कि पत्थर की गोली एक शक्तिशाली अग्नि मंत्र से क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसलिए उसने एक सरल फ्लेमिंग हैंड चुना। आरव मेहरा को इस तरह के शुरुआती स्तर के मंत्र का उपयोग करने के लिए इशारों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उसने पत्थर की पट्टिका को पकड़ा और मंत्र पढ़ा, उसके हाथ से तुरंत आग की लपटें उठने लगीं। आरव मेहरा ने तब देखा कि उसका विचार पैटर्न सही था। जैसे ही लपटें दिखाई दी, मृत्यु आभा जारी हो गई। उसी समय उसके दिमाग में उसके ज्वलंत हाथ का विवरण दिखाई दिया। क्या? आरव मेहरा चौंक गया। उसका ज्वलंत हाथ बुझ गया और पत्थर की पट्टिका भी उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। अभी उसके दिमाग में जो आया वह बहुत अजीब था। आरव मेहरा वहीं खड़ा था, पत्थर की पट्टिका को एक अचंभे की तरह देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बेहद जटिल भाव दिखाई दिया, भय और उम्मीद का मिश्रण। इस पत्थर की गोली की विचित्रता आरव मेहरा की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह उसके दिमाग को प्रभावित कर सकती थी, फिर भी इसमें निहित क्षमता कुछ ऐसी थी जिसकी आरव मेहरा को चाहत थी। मंत्रों का संपूर्ण विश्लेषण। कोई भी जादूगर ऐसी शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। काफी समय बाद आरव मेहरा ने कांपते हाथों से फर्श से गोली उठाने का फैसला किया। आरव मेहरा के चेहरे पर पत्थर की गोली के साथ बहुत जटिल भाव थे, क्योंकि अगली चीज जो उसे आजमानी थी वह थी मैजिक एरे का इस्तेमाल करना। आरव मेहरा अपने फ्लेमिंग हैंड मंत्र पर नियंत्रण खोने से निपटने में सक्षम होगा, लेकिन अगर मैजिक एरे के साथ कोई समस्या हुई तो वह केवल अपनी आंखें बंद करके अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकेगा। मैजिक एरे उसके जीवन का विस्तार था, उसकी आत्मा का निशान था। यह एक महान जादूगर के रूप में आरव मेहरा की नींव थी। 10 मिनट से कम समय के बाद आरव मेहरा ने एक गहरी सांस ली और मैजिक एरे का इस्तेमाल करते हुए पत्थर की गोली को कसकर पकड़ लिया। तो यह वास्तव में ऐसा ही है। जैसे ही उसका मैजिक एरे सक्रिय हुआ, आरव मेहरा की भौहें ढीली पड़ गईं। उसने देखा था कि पत्थर की गोली से उसके मैजिक एरे की दक्षता दोगुनी हो गई थी। उसे मूल रूप से एक मिश्रित मंत्र को पूरा करने में 1 मिनट की आवश्यकता थी, लेकिन अब उसे केवल 30 सेकंड की आवश्यकता थी। बस इतना ही काफी है। प्रयोग करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरव मेहरा ने पत्थर की गोली को फिर से शोधन तालिका पर रख दिया। आरव मेहरा ने आखिरकार पुष्टि कर ली थी कि उसने डेथ गार्डन का एक घटक लिया था, जो मंत्रों की गणना और विश्लेषण करने में सक्षम घटक है। इसके रैंक के लिए इसे ट्रू स्पिरिट से ऊपर होना चाहिए। आरव मेहरा को अब सैंड्रो से ईर्ष्या नहीं थी। भले ही इस पत्थर की गोली की शक्ति आत्मा पत्थर जितनी अच्छी न हो, लेकिन यह एक घटक था। अगर आरव मेहरा के हाथ बुक ऑफ डेथ लग जाए और वे उन्हें मिला दे, तो बुक ऑफ डेथ की शक्ति एक भयावह स्तर तक पहुंच सकती है। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि यह घटक अपने आप में काफी शक्तिशाली था। आखिरकार आरव मेहरा का मैजिक कंडक्टिंग रूल मैजिक एरे था। मैजिक एरे का सबसे कष्टप्रद हिस्सा इसकी जटिलता और विवरण था। हर मंत्र के मंत्र और मेटा मैजिक को मिलाने में बहुत समय लगेगा। आरव मेहरा अब इस घटक के साथ अपने मैजिक एरे की दक्षता में सुधार कर सकता था। बॉस मेहरा, कीमियागर बासोरो यहाँ है। कीमिया प्रयोगशाला की घंटी रैमी ने बजाई, जबकि आरव मेहरा अभी भी घटक के अध्ययन में डूबा हुआ था। ठीक है, समझ गया। बासोरो को थोड़ा इंतजार करने दो, मैं यहाँ काम खत्म करके जल्दी से चला जाऊंगा। आरव मेहरा पत्थर की पट्टिका से बहुत संतुष्ट था, इतना कि उसे बासोरो द्वारा उसके शोध में बाधा डालने से भी कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ मिनट बाद आरव मेहरा ने बासोरो से रिसेप्शन रूम में मुलाकात की। वह महान कीमियागर आरव मेहरा से मिलने में पिछली मुलाकात से ज्यादा असहज लग रहा था। ऐसा उसे आज सुबह मिली एक जानकारी के कारण हुआ था। कल शाम एक युवा महान जादूगर ने अपने दम पर जहर कोहरे घाटी पर आक्रमण किया और हजारों पाल शहर की पहली भूमिगत सेना को व्यापार मार्ग खोलने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया। जब उसने ये सुना तो बासोरो का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने कुछ पूछताछ की और पुष्टि की कि महान जादूगर का नाम राजीव मेहरा था। इससे बासोरो डर गया। बासोरो को वाकई पता था कि राजीव मेहरा बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वह 2 महान जादूगरों के सामने एक जादू प्रशिक्षु की कलाई काटने के लिए पवन ब्लेड का उपयोग कर सकता था। लेकिन बासोरो ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना राक्षस होगा। वह वाइपर नेस्ट था, थाउजेंड सल्फ सिटी की पहली भूमिगत शक्ति। वे इतने सालों से शत्रुतापूर्ण वातावरण के बावजूद जहर कोहरे घाटी में निर्माण कर रहे थे। इस जगह को अच्छी तरह से किलाबंद कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा उनके पास ग्रेट मैच बेल भी थी, जिसकी प्रशंसा सोलोमन ने भी की थी। फिर भी राजीव मेहरा अकेले अंदर गया और उन्हें अपने आगे झुकने और व्यापार मार्ग खोलने के लिए मजबूर किया। इसका मतलब कौन समझ सकता है? नमस्ते महान कीमियागर बासोरो। वह नमस्ते महान जादूगर मेहरा। बासोरो ने गहरी सांस ली, शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी घबराहट तुरंत ही प्रकट हो गई। इसके लिए बासोरो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकेले ही जहर कोहरे की घाटी पर हमला किया था। सॉस भी उसके सामने झुक जाएगा, उसके सामने कौन घबराने से बच सकता है। बासुरो जल्दी से थोड़ा शांत हो गया। फिर महान कीमियागर ने अपने चेहरे पर एक उत्साही मुस्कान के साथ कहा, महान जादूगर मेहरा, मैंने पिछले 2 दिनों में एक दिलचस्प मामले के बारे में सुना है। ओह, मैंने सुना है कि मोंची परिवार के ट्विन मून स्प्लेंडर को उनके सामान में कुछ गुणवत्ता संबंधी समस्या के कारण पहले ही सील कर दिया गया है। उन्हें सुनवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ये शर्म की बात है। ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा को उन पर तरस आ रहा था। महान जादूगर मेहरा ने इसके बारे में नहीं सुना। आरव मेहरा के हाव भाव देखकर बासुरो चौंक गया। ट्विन मून स्प्लेंडर का दुर्भाग्य बिना किसी शर्त के आपके भाग्य के कारण है, तो आप इसे अपना क्यों नहीं लेते। लेकिन जब उसने ये सोचा तो बासुरो का ध्यान आरव मेहरा के अगले वाक्य से बातचीत पर वापस आ गया। मैं कैसे कर सकता हूँ? हाल ही में ये बहुत व्यस्त रहा है। गिल्डेड रोज में बहुत कम कीमियागर हैं। यहाँ तक कि मुझे मालिक को भी काम करना पड़ता है। मैं कई दिनों से बाहर नहीं जा पाया हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बासुरो को अंदर ही अंदर फर्श पर थूकने का मन हुआ। बहुत बेशर्म। तुम कहते हो कि तुम कुछ दिनों से बाहर नहीं गए हो, जबकि तुम कल ही गए थे और सॉस को तुम्हारे लिए रास्ता खोलने के लिए मजबूर किया था। अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रहते तो कल सॉस के संतरी टावरों को फ्लेम बर्स्ट के साथ किसने उड़ाया था? एक भूत। लेकिन बासुरो एक बूढ़ी लोमड़ी होने के योग्य था। मेहरा के शब्दों के बारे में सोचते हुए उसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ये मेहरा का न जाना नहीं था, बल्कि कीमियागरों की दयनीय संख्या थी। मैं समझ गया। महान जादूगर मेहरा कीमियागरों को चाहता है। स्थिति को देखते हुए ये बहुत सामान्य था। होप पोशन के प्रकट होने के बाद गिल्डेड रोज का व्यवसाय फल फूल रहा था, हर दिन पहले से बेहतर। वे जल्द ही 1000 सल्स सिटी में सबसे प्रभावशाली कीमियागर दुकान बन सकते थे। फिर भी कीमियागरों की संख्या में बहुत वृद्धि नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1000 सल्स सिटी के 99% कीमियागर गिल्ड के हाथों में थे। वह केवल कीमियागर गिल्ड के माध्यम से ही पर्याप्त कीमियागरों की भर्ती कर सकता था। अगर किसी और ने ऐसा कुछ सुझाया होता तो बासुरो शायद मना कर देता और उसे ठुकरा देता। आखिर 1000 सल्स सिटी में कीमियागर बाजार का प्रभारी कीमियागर गिल्ड ही क्यों था? वे दुकानों को सील क्यों कर सकते थे, सामान जब्त क्यों कर सकते थे और सुनवाई क्यों कर सकते थे? क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ज्यादातर कीमियागर गिल्ड के हाथों में थे? इतना महत्वपूर्ण संसाधन इतनी आसानी से कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है? दुर्भाग्य से वह अपने सामने बैठे व्यक्ति को इतनी आसानी से मना नहीं कर सका। उस कीमिया सूत्र में अपनी महारत का उल्लेख नहीं करना, एक महान जादूगर के रूप में उसने वाइपर नेस्ट को साफ कर दिया था। बासुरो को ध्यान से सोचना पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि मेहरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मना भी किया जा सकता है। आखिरकार एक जादूगर जितना मजबूत होता है, वह अनिवार्य रूप से उतना ही अधिक सनकी हो जाता है। सोलोमन एक अच्छा उदाहरण था। अगर यह युवा जादूगर मना किए जाने के बाद चिढ़ जाता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन जाती। इस प्रकार बासुरो ने न केवल मना करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह वास्तव में सहमत होने का तरीका ढूंढ रहा था। उसे डर था कि उसका अपना जवाब पर्याप्त उत्साही नहीं होगा, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक एक गंभीर मुस्कान निकाली। हाँ, हम एक जैसी स्थिति में हैं, ग्रेट मैज मेहरा। मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास मुश्किल से खाली समय है। गिल्ड में सैकड़ों कीमियागर हैं और मुझे उन सभी की नौकरियों की व्यवस्था करनी है। मुझे उन्हें नौकरी खोजने में सिरदर्द हो रहा है। ओह, ये सही है ग्रेट मैज मेहरा। क्या आप गिल्डेड रोज का विस्तार करने की योजना नहीं बना रहे हैं? क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए कीमियागरों का एक समूह भर्ती कर सकते हैं? मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि मेरे अधीन कीमियागर सभी मानक से ऊपर हैं। कुछ उल्लेखनीय भी हैं। अगर वे कड़ी मेहनत करते हैं तो वे ग्रेट कीमियागर स्तर पर भी हमला करने में सक्षम हो सकते हैं। कोई समस्या नहीं। आरव मेहरा भी मुस्कुराए। अभी के लिए बहुत ज्यादा नहीं, चलो 50 से शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बासुरो का गला लगभग घुट गया। 50? बहुत ज्यादा नहीं। अरे, अल्केमिस्ट गिल्ड जितने अल्केमिस्ट पा सकता है, वह 200 तक भी नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, बढ़िया। सिर्फ 50? मुझे बाकी के लिए दूसरा घर ढूंढना होगा। बासुरो ने बहुत ही कठोर मुस्कान के साथ हकलाया। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला था। वह इस पर फिर से चर्चा नहीं कर सकता था। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन वे दोनों जानते थे कि इस सौदे में कुछ और भी शामिल था। एक बार जब 50 अल्केमिस्ट स्थानांतरित हो गए तो बासुरो को वह अल्केमी फॉर्मूला मिल जाएगा जिसकी उसे चाह थी। बासुरो के चेहरे पर यह भाव तब आया जब उसने सोचा कि यह अल्केमी फॉर्मूला उसे कितने फायदे पहुंचाएगा। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद बासुरो ने आरव मेहरा को एक जानकारी भी दी। ओह ठीक है, महान जादूगर मेहरा, मैंने सुना है कि मोंची परिवार भी एक अल्केमी प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बना रहा है। दरअसल मोंची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने के बाद 1000 सल्स सिटी का कीमिया बाजार अस्त व्यस्त हो गया था। यह मोंची परिवार के लिए सबसे अच्छा अवसर था जो कीमिया बाजार में आने का रास्ता तलाश रहा था।
इस अवसर के लिए मोंची ने ब्लैक टॉवर से 2 महान कीमियागरों की सहायता प्राप्त करने के लिए ज्वालामुखी और भूत औषधि प्राप्त करने के लिए ब्लैक हॉर्न नीलामी में 4000 स्वर्ण खर्च करने में संकोच नहीं किया। उसने शुरू में सोचा था कि इन 2 महान कीमियागरों की मदद और मोंची परिवार के विशाल वित्तीय संसाधनों की बदौलत वह कीमिया बाजार पर एकाधिकार कर लेगा, ये केवल समय की बात है। लेकिन ऐसा हुआ कि लोकेश मेहरा के बेटे राजीव मेहरा नाम के लड़के ने गिल्डेड रोज को फिर से खोल दिया। सच कहूं तो मोंची ने वास्तव में राजीव मेहरा को शुरू में अपनी नज़रों में नहीं रखा था। एक युवा जो 20 साल का भी नहीं था और एक बूढ़ा जो 60 साल से ज्यादा उम्र का था, वह 1000 सल सिटी में कोई तूफान कैसे पैदा कर सकता था। लेकिन मोंची को जल्दी ही पता चल गया कि वह हमेशा से गलत था, क्योंकि राजीव मेहरा का उदय बहुत तेज था, इतना तेज कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आखिरकार राजीव मेहरा एक साधारण जादू का प्रशिक्षु था, जिसके पिता की मृत्यु के बाद 80,000 स्वर्ण पदक बकाया थे। लेकिन फिर उसने अपना जीवन बदल दिया, एक जादूगर बन गया जो ब्लैक हॉर्न नीलामी में 1 मिलियन से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने में सक्षम था और रेड फ्लेम फिश ऑयल की एक बोतल हासिल कर सकता था। यही वह समय था जब मोंची ने उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन वह देर से आया। उस राजीव मेहरा ने गिल्डेड रोज में होप पोशन छोड़ा, जिससे पूरा 1000 सल सिटी चौंक गया। इसके अलावा उसने ग्रेंजर से सीखा था कि राजीव मेहरा संभवतः एक महान जादूगर बन गया था। और यह सब नहीं था। आज सुबह बासुरों की तरह मोंची को खबर मिली कि पॉइजन फॉग कैन्यन, जिसे सॉस ने 10 साल तक मजबूत किया था, पर एक अकेले महान जादूगर ने हमला किया था। 2 फ्लेम बर्स्ट ने 2 संतरी टावरों को उड़ा दिया था, जिससे सॉस को एक व्यापार मार्ग खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उस युवा महान जादूगर का नाम राजीव मेहरा था। जब उसने ये खबर सुनी तो मोंची को 10 साल बड़ा महसूस हुआ। वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। लोकेश मेहरा का बेटा परिपक्व हो गया था, इस हद तक परिपक्व कि उसे भी उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ा। सौभाग्य से उसके पीछे अभी भी ब्लैक टॉवर था। कई दिन पहले ब्लैक टॉवर ने उसकी शर्तों पर सहमति जताई थी। घोस्ट पोषण और ज्वालामुखी पोषण के प्रदाता के रूप में मोंची को 2 महान कीमियागरों के अध्ययनों के परिणामों को साझा करने का अवसर मिला। ज्वालामुखी औषधि और भूत औषधि के अध्ययन से 2 महान कीमियागरों ने जो उन्नत कौशल प्राप्त किए थे, उन्हें मोंची परिवार की कीमिया दुकानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह मोंची के लिए बहुत अच्छी खबर थी। ब्लैक टॉवर के उत्तर ने कीमिया कौशल के मामले में मोंची परिवार को एक बड़ा लाभ दिया। 2 महान कीमियागरों के साथ साथ ज्वालामुखी और भूत औषधि के उन्नत कौशल मोंची परिवार को कम से कम 1 दशक के लिए कीमिया बाजार का नेता बना देंगे। आशा औषधि केवल जादू प्रशिक्षुओं के लिए लक्षित थी, लेकिन मोंची जो प्रदर्शित करने वाला था वह 2 महान कीमियागरों का काम था और साथ ही ज्वालामुखी और भूत औषधि में इस्तेमाल किए गए कौशल भी थे। मोंची परिवार की कीमिया प्रदर्शनी 3 दिन बाद निर्धारित की गई थी। प्रदर्शनी की सामग्री वही थी, औषधि, लेकिन इस बार 2 थे। इनमें से एक तलवारबाज को थोड़े समय के लिए उन्मत्त कर सकता है, जिससे उसे अस्थायी रूप से महान तलवारबाज की लड़ने की शक्ति मिल जाती है, जिसे बरसेर ब्लड पोषण कहते हैं। दूसरा तुरंत अंतरिक्ष को मोड़ सकता है, जिससे उसे शारीरिक हमलों से 1 सेकंड की प्रतिरक्षा मिलती है, जिसे नथिंगनेस पोषण कहते हैं। ब्लैक हॉर्न नीलामी में भाग लेने वाले लोग स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि ये दोनों पोषण ज्वालामुखी और भूत पोषण के निम्न संस्करण थे। लेकिन भले ही वे निम्न संस्करण थे, लेकिन उन्होंने 1000 सल सिटी के आधे से ज्यादा लोगों को चौंका दिया। ज्वालामुखी पोषण और भूत पोषण नीलामी का समापन था, जिसकी कीमत 4000 स्वर्ण तक पहुंच गई, जो ब्लैक हॉर्न नीलामी घर के लिए एक नया रिकॉर्ड था। हालांकि मोंची परिवार के बरसेर ब्लड और नथिंगनेस पोषण के प्रभाव ज्वालामुखी और भूत पोषण से काफी दूर थे, फिर भी उन्हें दुर्लभ पोषण माना जा सकता था। लगभग सभी को लगा कि गिल्डेड रोज इस बार एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भिड़ रहा था। आखिरकार गिल्डेड रोज होप पोषण की वजह से चर्चा में था। अगर कीमियागरों की कमी न होती तो गिल्डेड रोज की दुकानें पूरे शहर में होती। ऐसा भयंकर उभार पूरे 1000 सल शहर को झकझोर कर रख देने वाला था। मोंची परिवार द्वारा इस प्रदर्शनी की घोषणा के बाद लोगों की जुबानें लगातार उछल रही थीं। कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश हो रहे थे, जबकि कुछ लोग मन ही मन चिंतित थे। इस समय कुछ लोग गिल्डेड रोज की संभावनाओं के बारे में आशावादी थे। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। मोंची परिवार एक बहुत बड़ी इकाई थी। 1000 साल पुराना कबीला कोई मजाक नहीं था। उच्च स्तरीय कीमिया कौशल के समर्थन से उन्हें बाजार पर एकाधिकार प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसा कि लोकेश मेहरा ने किया था। इस समय ब्लैक हॉर्न नीलामी घर में। मुझे आश्चर्य है कि मोंची क्या सोचेगा अगर उसे पता चले कि उसके कीमती बरसेर ब्लड और नथिंगनेस पोषण मूल रूप से ग्रेट मैज मेहरा के काम के बचे हुए हैं। कैडिगर के अध्ययन में फेल्यू बालकनी पर खड़ा था, कीमिया प्रदर्शनी के चारों ओर भीड़ लगाई लोगों को देख रहा था और वह कठोरता से उसका मजाक उड़ा रहा था। हाँ, कैडिगर ने हंसते हुए कहा, लेकिन जवाब नहीं दिया। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के मुख्य नीलामीकर्ता के रूप में अपनी पहचान के साथ वह स्वाभाविक रूप से फेल्यू की तरह उनका मजाक नहीं उड़ा सकता था। लेकिन अगर वह यहाँ होता तो यह हंसी मोंची को एक भयानक पूर्वाभास दे देती। ओह ठीक है, फेल्यू गिल्डेड रोज कीमियागरों की भर्ती कर रहा है। फेल्यू ध्यान से खड़ा था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि गिल्डेड रोज का मालिक कौन था।
ब्लैक हॉर्न ऑक्शन के दौरान राजीव मेहरा ने जो शब्द कहे, उससे उसकी कीमियागिरी के कौशल में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। वह कैडिगर के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता था। ये सोचते हुए फेल्यू की सांस फूलने लगी। मैंने पहले ही ग्रेट मैज मेहरा से बात कर ली है, आपको अगले कुछ दिनों में उसकी तलाश करनी चाहिए। धन्यवाद हाई मैच कैडिगर, धन्यवाद ग्रेट मैज मेहरा। फेल्यू ने इस सुखद आश्चर्य के सदमे में किसी तरह कहा। अच्छा, तो तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें इसके लिए बुलाया है। हाँ, धन्यवाद हाई मैच कैडिगर। फेल्यू खुशी खुशी चला गया। फेल्यू को नहीं पता था कि गिल्डेड रोज ने सिर्फ एक कीमियागर को नहीं, बल्कि पूरे 50 को काम पर रखा था। ये सौदा बासोरो के साथ था। कीमिया के फॉर्मूले के लिए 50 कीमियागर, और बासोरो काफी कुशल था। 50 से कम कीमियागर जल्दी से ही आरव मेहरा की दुकान पर पहुंच गए। लेकिन इन 50 कीमियागरों का मूड फेल्यू जितना अच्छा नहीं था। कीमियागर गिल्ड के सम्मानित सदस्यों के रूप में उन्हें वास्तव में कीमिया की दुकान में काम करने के लिए कम कर दिया गया था, और उनमें से 50 को एक साथ भेजा गया था। क्या उन्हें छूट पर बेचा गया था? बासोरो को लगा होगा कि आरव मेहरा को मोंची परिवार की कीमिया प्रदर्शनी के बारे में बताना युवा जादूगर को फायदा पहुंचाने जैसा था, लेकिन दुर्भाग्य से आरव मेहरा को ऐसा नहीं लगा। आरव मेहरा के पास इस समय कीमिया प्रदर्शनी की परवाह करने का समय नहीं था। गिल्डेड रोज आज 50 कीमियागरों को स्वीकार कर रहा था, और आरव मेहरा को उनमें से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से बात करनी थी और उनमें से प्रत्येक के लिए व्यवस्था करनी थी। वह बहुत व्यस्त था, इसलिए मोंची परिवार की कीमिया प्रदर्शनी की तो बात ही छोड़िए, आरव मेहरा को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनका अंतिम संस्कार भी हो। वह वास्तव में बहुत व्यस्त था। 50 कीमियागरों में से कुछ औषधि बनाने में, कुछ कठपुतली बनाने में, कुछ जादू करने में, कुछ सरणी सेट करने में इत्यादि में कुशल थे। गिल्डेड रोज में आरव मेहरा एकमात्र व्यक्ति था जो साक्षात्कार के माध्यम से उनके वास्तविक स्तर को समझ सकता था और उनके स्तर के अनुकूल नौकरियों की व्यवस्था कर सकता था। आरव मेहरा के पास इन 50 कीमियागरों से निपटने का समय नहीं था। मोंची परिवार की कीमिया प्रदर्शनी की तो बात ही छोड़िए, इन कीमियागरों से निपटना आसान नहीं था। कीमियागर गिल्ड के सदस्य के रूप में वे आमतौर पर 1000 सल सिटी की कीमिया की दुकानों को अपनी नज़र में नहीं रखते थे। अगर वे कभी कभार कोई नौकरी स्वीकार भी कर लेते तो वे अहंकार से भरे होते। अगर कीमिया की दुकानों के मालिक उनके सामने होते तो भी वे टेबल पलटकर उन्हें कोसते, उन्हें कोई सम्मान नहीं देते और कोई कुछ नहीं कहता। 1000 सल सिटी कीमियागर गिल्ड में एक कहावत फैल गई, कीमिया की दुकान चलाना बहुत आसान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सामग्री, धन या यहाँ तक कि कोई मालिक भी नहीं है, एक कीमियागर ही काफ़ी है। ये कहावत शायद अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, लेकिन यह ज़्यादातर समय सच ही होती थी। जब कीमिया की दुकानों की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कीमियागर होता है। आमतौर पर कीमिया की दुकान का मालिक केवल अपने कीमियागर को आपूर्ति प्रदान करने का प्रभारी होता है। कुछ समय के लिए शाप दिए जाने के बारे में क्या, जब तक वे पैसे कमाने के लिए तैयार थे, कुछ शाप कुछ भी नहीं थे। इन कीमियागरों को जो सम्मान पाने के आदी थे, अब बासोरो द्वारा पैक करके गिल्डेड रोज में भेज दिया गया था। उनके लिए असंतुष्ट महसूस न करना असंभव था। लेकिन कीमियागर गिल्ड में बासोरो की स्थिति लीडर लिस्ट से हीन थी, उनके शब्दों पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। भले ही ये कीमियागर बेहद साहसी थे, फिर भी वे बासोरो को असंतुष्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन बासोरो से डरने का मतलब यह नहीं था कि वे आरव मेहरा से डरते थे। वे सभी अल्केमिस्ट गिल्ड के सदस्य थे और उनमें से 50 को पैक करके गिल्डेड रोज को पेश किया जाना उन्हें गलत महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस गिल्डेड रोज के बॉस उन्हें मूल्यवान नहीं समझेंगे। उसने अल्केमिस्टों को अलग अलग कर दिया और उन्हें अलग अलग काम दिए। कुछ को आइटम अपग्रेड करने का जिम्मा दिया, कुछ को मंत्रमुग्ध करने का, कुछ को सामग्री चुनने का, कुछ को पोषण मिक्सिंग का। कुछ बुरे स्वभाव वाले अल्केमिस्ट मौके पर भड़क गए, उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार क्या ये वही काम नहीं थे जो आमतौर पर अप्रेंटिस अल्केमिस्टों को दिए जाते हैं? वह मजाक कर रहा होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। भले ही अल्केमिस्ट कीमिया की दुकान के व्यावसायिक हिस्से में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अल्केमिस्ट प्रयोगशाला में हमेशा उनका ही अंतिम फैसला होता था। क्या गिल्डेड रोज के बॉस को समझ नहीं आता? अगर आप वाकई इतने विशेषज्ञ होते तो आपको हम अल्केमिस्टों की क्या जरूरत थी? आप शांति से अपने सोने की गिनती कर सकते हैं, आप हमें बेतरतीब आदेश क्यों दे रहे हैं? उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन कुछ अल्केमिस्टों द्वारा मचाया गया हंगामा गिल्डेड रोज के बॉस को रोक देगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बिना पलक झपकाए उनसे मुस्कुराहट के साथ पूछेगा, क्या मुझे ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो को व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था के लिए आने के लिए कहना चाहिए? एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो बुरे स्वभाव वाले अल्केमिस्ट भी अच्छे हो गए। पूरे अल्केमिस्ट गिल्ड में कौन नहीं जानता कि आप ग्रेट अल्केमिस्ट बासोरो से अपने संबंध का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप वाकई व्यवस्था करने के लिए उसे यहाँ बुलाते हैं तो हम में से कौन अभी भी अच्छा भविष्य पा सकता है? अंत में केवल 2 अल्केमिस्ट अभी भी शिकायत कर रहे थे, लेकिन आरव मेहरा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसने बस 2 कीमियागरों पर थोड़ा ध्यान दिया, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा 50 के दशक में था और जवान 20 के दशक में। आरव मेहरा वास्तव में उस युवा को जानता था। यह एक कीमियागर था जिसकी सिफारिश बासोरो ने व्यक्तिगत रूप से की थी। हॉस वह इस साल 25 साल का हो रहा था और 3 साल से कीमियागर था।
दूसरे शब्दों में, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो 22 साल की उम्र में कीमियागर बन गया था। उसकी प्रतिभा केवल ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के फेल्यू से कमतर थी। युवा प्रतिभाशाली लोगों का अभिमानी होना सामान्य बात है, खासकर हॉस जैसे व्यक्ति का। 22 वर्षीय कीमियागर को प्रतिभाशाली और भाग्यशाली माना जा सकता है, जिसके पास बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन बासोरो के शब्दों पर उसे पैक करके गिल्डेड रोज भेज दिया गया। ये कहना गलत होगा कि वह संतुष्ट नहीं था, लेकिन दूसरे ने आरव मेहरा को निराश कर दिया। वह अल्केमिस्ट 50 से ऊपर का था, दिखने में साधारण था और हुनर भी साधारण था। वह उन लोगों में से था जिसे 10 बार मिलने के बाद भी आसानी से बुलाया जा सकता था। जब आरव मेहरा ने उसे खुद को जॉन कहते सुना तो उसे लगा कि उसका नाम उसकी शक्ल की तरह ही साधारण है। थाउजेंड सल सिटी में सैकड़ों जॉन थे, यह आम नामों में से एक आम नाम था। लेकिन ये खास अल्केमिस्ट ही था जिसने कई बार आरव मेहरा का ध्यान खींचा। वह जॉन आमतौर पर भीड़ में रहने वाला शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन जब भी दूसरे अल्केमिस्ट शिकायत करते तो वह हमेशा ही शिकायत को और भी उग्र तरीके से दोहराता। ऐसा लग रहा था कि बासोरो ने कोई परेशान करने वाली बात कही थी। आरव मेहरा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे जॉन पहले ही याद आ गया था। जब आरव मेहरा ने हर अल्केमिस्ट से बात करके और व्यवस्था करके दोपहर का समय पूरा किया तो उसे उन्हें उनके कार्यस्थल पर ले जाना था ताकि वे अपने नए माहौल में ढल सकें। बॉस मेहरा, आपका इससे क्या मतलब है? लेकिन जब बात हॉस की आई तो समस्याएं शुरू हो गईं। गिल्डेड रोज ने इन 50 कीमियागरों को घर देने के लिए बहुत प्रयास किए थे। पुराने बटलर ने एक ही बार में 1 दर्जन से ज्यादा घर खरीदे थे जो सभी कीमिया प्रयोगशाला में तब्दील हो गए थे। आरव मेहरा और हॉस अब एक नए सिरे से तैयार की गई कीमिया प्रयोगशाला में थे। ये वही कीमिया प्रयोगशाला थी जिसे हॉस को सौंपा गया था, लेकिन वह युवा प्रतिभाशाली कीमियागर स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। आपका क्या मतलब है? आरव मेहरा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वे पहले से ही बासोरो से नाराज थे। मैंने तुम्हें कीमिया का फॉर्मूला सीधे सीधे दे दिया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत सारे घमंडी चुभने दी। वह हॉस खास तौर पर परेशान करने वाला है। बॉस मेहरा, इन जादुई सामग्रियों पर एक नज़र डालिए, क्या इनकी गुणवत्ता बहुत खराब नहीं है? ऐसी गुणवत्ता वाली सामग्री केवल जादू के प्रशिक्षुओं को अभ्यास करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा ये रिफाइनिंग टेबल, आपका गिल्डेड रोज गंभीर नहीं है न? इन औजारों को 10 साल पहले अल्केमिस्ट गिल्ड ने बदल दिया है। क्या आपको ये किसी एंटीक शॉप में मिले थे? आरव मेहरा ने आगे बढ़कर उस पर नजर डाली, ये जानते हुए कि यह बच्चा फिर से मुसीबत मोल लेना चाहता है। हॉस जिस घटिया सामग्री के बारे में बात कर रहा था वह सब सिल्वर मून मर्सिनरी से आई थी। वह 1000 सल सिटी का सबसे अच्छा मर्सिनरी समूह था और पिछले कई सालों में उनके द्वारा बेची गई जादुई सामग्रियों के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई। अगर सासू ने हॉस के शब्द सुने होते तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? हॉस जिस कीमिया उपकरण के बारे में बात कर रहा था। खैर, आरव मेहरा को यह स्वीकार करना पड़ा कि अल्केमिस्ट गिल्ड की तुलना में वे वास्तव में पुराने हो चुके थे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अल्केमिस्ट गिल्ड के पास कीमिया की दुकानों पर एक बहुत बड़ा लाभ था, सबसे व्यापक ज्ञान और सबसे अच्छे उपकरण। अन्यथा अल्केमिस्ट गिल्ड 1000 सल सिटी के 99% अल्केमिस्ट को कैसे रख पाता? ये लाभ ऐसा नहीं था जिसकी बराबरी गिल्डेड रोज कर सकता था। यहाँ तक कि जब लोकेश मेहरा के पास कीमिया बाजार का एकाधिकार था तब भी फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कीमियागर गिल्ड के संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हॉस कोई बेवकूफ़ नहीं था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इस बात से अनजान हो। ऐसा कहने का सिर्फ एक ही कारण था, वह मुसीबत की तलाश में था। ऐसा लगता है कि कीमियागर हॉस को गिल्डेड रोज के बारे में कोई बड़ी शिकायत है। आरव मेहरा वहीं खड़ा था, हॉस की ओर मुस्कुराते हुए। हाँ, मुझे इस बारे में शिकायत है, तो क्या हुआ? हॉस को नहीं पता था कि वह अपनी खाई को और गहरा करता जा रहा था। आरव मेहरा की मुस्कान देखकर उसे लगा कि मेहरा का स्वभाव अभी भी अच्छा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हॉस रियोस को नहीं जानता था। अगर आरव मेहरा उस पर इस तरह मुस्कुराता तो वाइपर नेस्ट का वह महान तलवारबाज डरकर मर जाता, उसे कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। दस्तक दस्तक, किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज से हॉस को अपना खुद का गड्ढा खोदने से बचाया गया। बॉस मेहरा, बाहर फलेऊ नाम का एक कीमियागर है। फलेऊ? आरव मेहरा को अभी याद आया कि जब वह परसों ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस गया था तो कैडिगर ने बताया था कि आरव मेहरा के शब्दों ने फलेऊ को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की थी और वह पहले से ही ग्रेट अल्केमिस्ट रैंक के दरवाजे पर खड़ा था। दुर्भाग्य से वह आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए वह आरव मेहरा से संकेत की उम्मीद कर रहा था। आरव मेहरा ने इस बारे में सोचा और कैडिगर से कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन फलेऊ द्वारा उसके संकेत स्वीकार करने के बाद उसका ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस से कोई संबंध नहीं रहेगा और उसे कम से कम 10 साल तक गिल्डेड रोज के लिए काम करना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि फलेऊ अनिवार्य रूप से गिल्डेड रोज के कुछ मुख्य फार्मूलों के संपर्क में आएगा और होप पोशन को संयोजित करने में उसकी जगह भी ले सकता है। ये गिल्डेड रोज का मूल था और इसे लीक नहीं किया जा सकता था। उस समय आरव मेहरा को लगा कि कैडिगर ऐसे युवा और होनहार अल्केमिस्ट को छोड़ने में संकोच करेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कैडिगर वास्तव में तुरंत सहमत हो जाएगा। आरव मेहरा अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रभावित होकर फेल्यू वास्तव में भाग्यशाली था। ये पुरानी पीढ़ी का युवा पीढ़ी के प्रति देखभाल करने वाला रवैया था।
कैडिगर को उम्मीद थी कि फेल्यू का भविष्य अच्छा होगा, भले ही इससे ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस को लाभ हो या न हो। फेल्यू। जब आरव मेहरा याद कर रहे थे तो बगल में बैठे युवा हॉस ने नाम सुनते ही ध्यान से खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाया। वह फेल्यू को कैसे नहीं जानता था। वह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का प्रतिभाशाली अल्केमिस्ट था। 13 साल का प्रशिक्षु अल्केमिस्ट, 18 साल का अल्केमिस्ट और 20 साल की उम्र में ग्रेट अल्केमिस्ट रैंक के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। हॉस ने हमेशा से ही फेल्यू को अपना लक्ष्य और आदर्श माना था, हमेशा उम्मीद करता था कि वह फेल्यू के साथ ही काम कर सके, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस जैसी अद्भुत जगह पर काम कर सके और अपनी 20वीं की उम्र में ही अल्केमिस्ट रैंक के शिखर पर पहुंच सके। अल्केमिस्ट हॉस, थोड़ा रुको। हॉस के दुर्भाग्य से आरव मेहरा ने जल्दी से कुछ शब्द कहे और जल्दी से बाहर निकल गया, यहाँ तक कि उसे अपनी जुबान पर आए सवालों में से एक भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। आरव मेहरा कीमिया प्रयोगशाला से बाहर आया और उसने देखा कि फेल्यू दालान में उसका इंतजार कर रहा है। इस समय ये युवा अल्केमिस्ट अपनी बेचैनी को छुपाते हुए एक उत्साहित बच्चे की तरह लग रहा था। मेहरा, महान जादूगर मेहरा, उच्च जादूगर कैडिगर ने मुझे यहाँ भेजा है। फेल्यू कुछ हद तक घबराया हुआ था। शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक महान कीमियागर था जो मास्टर रैंक के बेहद करीब था। 1000 सल सिटी में केवल लीडर लिस ही उसके बराबर माने जाने के योग्य था। पिछली बार ब्लैक हॉर्न नीलामी में महान जादूगर मेहरा को कीमिया में बड़ी प्रगति करने के लिए बस कुछ वाक्य कहने थे। अब जब वह सफलता के कगार पर था, अगर वह इस महान जादूगर से संकेत प्राप्त कर सकता था तो वह निकट भविष्य में निश्चित रूप से एक महान कीमियागर बनने में सक्षम होगा। यह एक ऐसा अवसर था जिसका फेल्यू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हाँ, उच्च जादूगर कैडिगर ने मुझसे इस बारे में चर्चा की। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पास फेल्यू की उत्तेजना और बेचैनी को संभालने का समय नहीं था। बासुरों द्वारा भेजे गए 50 कीमियागरों ने उसे बहुत बेचैन और परेशान कर दिया। उसके पास उस पत्थर की पट्टिका का अध्ययन करने का भी समय नहीं था और फेल्यू संयोग से अभी आ गया। वह, फेल्यू, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अंदर एक कीमियागर है जिसे मैंने अभी अभी भर्ती किया है। उसे कीमिया प्रयोगशाला से परिचित कराने और उसे कुछ औषधि मिश्रण का काम देने में मेरी मदद करो। फिर तुम मुझे रिसेप्शन रूम में ढूंढ सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ शब्द हैं। हाँ, मैं अभी इसका ध्यान रखूंगा। फेल्यू उत्साह से भर गया। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि गिल्डेड रोज में पहुंचने के बाद उसे भारी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसा लगता है कि वह जल्द ही एक महान कीमियागर बन जाएगा। आरव मेहरा को सम्मानपूर्वक विदा करने के बाद फेल्यू ने कीमिया प्रयोगशाला का दरवाजा खोला। कीमियागर फेल्यू। हॉस की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गिल्डेड रोज में अपने आदर्श से मिल पाएगा। वह इतना भावुक हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। अल्केमिस्ट फेल्यू, मैं हॉस हूँ, अल्केमिस्ट गिल्ड से। मैं आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करता हूँ। ओह, ठीक है, अल्केमिस्ट फेल्यू, क्या ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस को अल्केमिस्ट की जरूरत है? मैं आपकी तरह ही काम करना पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। फेल्यू ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। वह अवाक था। वह सोच रहा था, क्या वह हॉस बेवकूफ है? वह पहले ही गिल्डेड रोज में प्रवेश कर चुका है, फिर भी वह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के लिए काम करना चाहता है। क्या आप नहीं जानते कि गिल्डेड रोज का मालिक कौन है? क्या आप अंधे हैं? मैं पिछले 2 दिनों से सो नहीं पाया हूँ, सिर्फ गिल्डेड रोज में स्वीकार किए जाने के बाद। फेल्यू वास्तव में एक बीज और एक तरबूज निकालकर हॉस से पूछना चाहता था, कौन सा बड़ा है? यह कोई मजाक की बात नहीं थी। कैडिगर के अलावा क्या ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में कोई असाधारण रूप से उत्कृष्ट कीमियागर है? और यहाँ तक कि खुद कैडिगर भी आरव मेहरा के नाम के उल्लेख पर चौंक जाएगा और प्रशंसा से भर जाएगा। उसे यहाँ तक लगा कि ग्रेट मैज मेहरा 1000 सल सिटी का पहला कारीगर बनेगा। फेलो वास्तव में हॉस से पूछना चाहता था कि क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तुम गिल्डेड रोज की प्रयोगशाला में हो, फिर भी तुम ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के लिए काम करना चाहते हो, क्या तुम दिमाग से मर चुके हो? लेकिन उसने फैसला किया कि उसे वास्तव में परवाह नहीं है। इसे भूल जाओ, उसके दिमाग की समस्याएं मायने नहीं रखती। 1000 सल सिटी में मेरे सैकड़ों प्रशंसक हैं, उनमें से कुछ का पूरी तरह से मूर्ख होना सामान्य बात है। मैं तुमसे निपट लूंगा और फिर रिसेप्शन रूम में जाऊंगा। मैं महान जादूगर मेहरा को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करने दे सकता। फेल्यू ने इस प्रशंसक को जल्दी ही छोड़ दिया। हम कीमियागर हॉस है ना? तुम्हें ये कीमिया के औजार पता होने चाहिए, मैं तुम्हें उनसे परिचित नहीं करवाऊंगा। चलो तुम्हारे काम के बारे में बात करते हैं। तुम फिलहाल कीमिया की औषधियों को मिलाने का काम करोगे। मैं कुछ लोगों को कुछ अर्ध तैयार औषधियां पहुंचाने के लिए कहूंगा और तुम उन्हें संभालने के प्रभारी होगे। हाँ, कोई समस्या नहीं। लोग कभी कभी अजीब होते थे। अगर आरव मेहरा हॉस से ऐसे उदासीन लहजे में बात करता तो वह युवा प्रतिभाशाली कीमियागर अनिवार्य रूप से शत्रुतापूर्ण हो जाता। लेकिन चूंकि उसने ये शब्द कहे थे, वह फेल्यू था, इसलिए हॉस को लगा कि ये निर्देश बिल्कुल उचित थे। फेल्यू 1000 सल सिटी का सबसे उत्कृष्ट कीमियागर था जो जल्द ही एक महान कीमियागर बन जाएगा। उससे बात करना पहले से ही एक दुर्लभ और कीमती अवसर था। वह इससे अधिक की उम्मीद कैसे कर सकता था? आखिरकार महान किरदार मलिन जैसे नहीं होते। महान किरदारों को अपनी हैसियत के लायक अहंकार की जरूरत होती है।
हॉस को फालेउ के बारे में इतना सोचने के लिए कई तरह के कारण मिल सकते थे। अगर हॉस को पता चलता कि फालेउ सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे दयालु बॉस मलिन से मिलने की जल्दी है, तो कौन जानता है कि वह क्या सोचेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हॉस क्या सोचता है इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जल्दी से उससे निपटने के बाद फालेउ रिसेप्शन रूम में भाग गया। वह दरवाजे के सामने रुका और एक गहरी सांस ली। उसने अपने दिल को शांत करने और अपने लबादे की सिलवटें खोलने के बाद ही दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ। आरव मेहरा अल्केमिस्ट्स के बारे में अपने पास मौजूद डेटा को देख रहा था और उसने लापरवाही से एक कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जाओ फालेउ। फेलियू ने स्वाभाविक रूप से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और बस आरव मेहरा के सामने बैठ गया। कुछ मिनट बाद आरव मेहरा ने अल्केमिस्ट के डेटा को देखना समाप्त कर दिया, इसलिए उसने पूछा, फेलियू क्या तुम समझते हो कि कैडिगर ने तुम्हें क्यों भेजा? हाँ, मैं समझता हूँ। फेलियू को स्वाभाविक रूप से पता था कि कैडिगर ने उसे कुछ समय के लिए अल्केमिस्ट और ग्रेट अल्केमिस्ट के बीच की सीमा पर फंसा हुआ देखा था, इससे पहले कि वह उसे गिल्डेड रोज में भेजने का संकल्प लेता। चाहे वह कैडिगर हो या वह खुद, उन दोनों को लगा कि उसे सफलता दिलाने में मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति ग्रेट मैज मलिन था। कैडिगर ने मुझसे कुछ बार बात की और उसने कहा कि तुम 1000 सल्स सिटी के सबसे कम उम्र के अल्केमिस्टों में से एक हो जिसकी संभावनाएं सबसे उज्ज्वल हैं। उसे उम्मीद थी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और मैंने सहमति जताई। मुझे लगता है कि अगर तुम काफ़ी मेहनती हो तो तुम 3 महीने के भीतर एक महान अल्केमिस्ट बन जाओगे। क्या सच में? फेलू ने कहा, ग्रेट मैज मलिन, वह कह रहा है कि मैं इसे तोड़ पाऊंगा। और 3 महीने के भीतर? अगर कोई और ये दावा करता तो फेलू को संदेह होता, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन था? वह महान कीमियागरों में एक शीर्ष अस्तित्व था, मास्टर कीमियागर रैंक से बस एक कदम दूर। इसके अलावा कैडिगर कई बार पछतावे में आहें भर रहा था, दुखी था कि यह महान जादूगर कीमिया में अपनी उपलब्धियों की कीमत पर जादू पर बहुत अधिक समय खर्च कर रहा था। अगर वह महान जादूगर मेहरा कीमिया पर अधिक समय बिताने के लिए तैयार होता, भले ही थोड़ा सा, तो वह पहले ही मास्टर बन चुका होता। इसके अलावा वह 1000 सल्स सिटी का पहला कारीगर बन सकता था। दुर्भाग्य से इस महान जादूगर का ध्यान कीमिया पर नहीं था। हाँ, 3 महीने। शीर्ष महान कीमियागर जिसकी कैडिगर भी प्रशंसा करता था ने एक बार फिर अपनी गारंटी दी, जिससे फेलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। महान कीमियागर बनना, यहाँ तक कि मास्टर रैंक तक पहुँचना भी पहले की तरह दूर की बात नहीं लगती थी। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। यह अच्छा है, यह आपका अनुबंध है। अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं है तो इस पर हस्ताक्षर करें। बाद में मैं आपको अपनी कीमिया प्रयोगशाला दिखाऊंगा। ठीक है। फेलियू ने अनुबंध पर एक नज़र डाली और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। आरव मेहरा मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फेलियू इतने सीधे साधे होंगे। यह एक जादुई अनुबंध था। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद वे पीछे नहीं हट सकते थे, वरना अनुबंध के मान की वजह से उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। अच्छा फेलियू, गिल्डेड रोज में आपका स्वागत है। आरव मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया और फेलियू से हाथ मिलाया। जैसे ही वे फेलियू को अपनी प्रयोगशाला में ले जाने वाले थे, रिसेप्शन के दरवाजे से दस्तक की आवाज आई। खट 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 खट। तेज और तेज दस्तकें सुनाई दी, जो फेलियू की तुलना में बहुत कम विनम्र थी, जिससे आरव मेहरा का चेहरा उदास हो गया। अंदर आएं। निश्चित रूप से नया आगंतुक हॉस था। राजीव मलिन, तुम क्या कर रहे हो? हॉस क्रोध से भरे रिसेप्शन रूम में दाखिल हुआ। उसने अपनी वर्कशीट लंबी मेज पर फेंक दी, एक अशिष्ट लहजे का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ तक कि बॉस भाग को छोड़कर सीधे अपने नाम का इस्तेमाल किया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, कोई प्रशिक्षु अल्केमिस्ट नहीं। मेरे अल्कमी उपकरणों को संचालित करने में मेरी मदद करने वाला कोई क्यों नहीं है? जादुई सामग्रियों को संसाधित करने में मेरी मदद करने वाला कोई क्यों नहीं है? मुझे मत बताओ कि गिल्डेड रोज इतना गरीब है कि वह कुछ प्रशिक्षु अल्केमिस्टों को काम पर नहीं रख सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अल्केमिस्ट का समय बहुत कीमती है। ये व्यवहारिक रूप से एक अपराध है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने अपनी ठुड्डी खुजाई और अपने सामने रखी वर्कशीट उठा ली। उसे कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि क्या कहे। दरअसल जादुई सामग्रियों का प्रसंस्करण और कीमिया उपकरणों का हेरफेर साधारण कीमिया दुकानों में प्रशिक्षु कीमियागरों का काम था। लेकिन गिल्डेड रोज कोई साधारण कीमियागर की दुकान नहीं थी। कौन सी साधारण कीमियागर दुकान 50 कीमियागरों को काम पर रख सकती थी? आमतौर पर एक कीमियागर को कम से कम 5 प्रशिक्षु कीमियागर सहायकों की आवश्यकता होती है। उन प्रशिक्षु कीमियागरों का काम बहुत जटिल नहीं होता, उनमें से ज्यादातर में कुछ छोटे मोटे काम होते थे जिन्हें कीमियागर करने के लिए तैयार नहीं होते या करने से कतराते थे, जैसे कि जादुई सामग्री प्रसंस्करण, तापमान नियंत्रण, उपकरण हेरफेर, संख्यात्मक गणनाएं और इसी तरह के अन्य काम। वास्तव में गिल्डेड रोज के भूतपूर्व कीमियागरों को उस मानक संख्या में सहायक आवंटित किए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता था। गिल्डेड रोज में अब कुल 50 कीमियागर थे, जिनमें फेलियू भी शामिल था। भले ही उन्हें आमतौर पर जरूरी सबसे कम संख्या दी गई हो, उन्हें कुल 255 प्रशिक्षु कीमियागरों की आवश्यकता होगी। वह इतने कम समय में इतने सारे प्रशिक्षु कीमियागर कैसे पा सकता था? स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि गिल्डेड रोज कीमियागरों को सहायक नहीं देगा, बस यह इतनी जल्दी नहीं होगा।
उन्हें आज ही 51 कीमियागर मिले थे, तो 255 अप्रेंटिस कीमियागर कहाँ से मिलेंगे? आरव मेहरा ने इस मुद्दे पर सोचने के बाद कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि बात करना बेकार है, क्योंकि हॉस वैसे भी मुसीबत की तलाश में आएगा। फैल्यू, इसका ख्याल रखना। आरव मेहरा ने फैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट उठाया और हॉस की तरफ देखे बिना ही चला गया। हॉस को लगभग दौरा पड़ गया। बहुत घमंडी, एक कीमिया की दुकान के मालिक के रूप में वह वास्तव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज चाहे जो भी हो, मुझे इस लानत वाले गिल्डेड रोज को छोड़कर वापस ग्रेट कीमियागर बासोरो से बात करनी होगी ताकि पता चल सके कि क्या वह मुझे ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में काम करने दे सकता है। इस तरह मैं कीमियागर फैल्यू से कुछ संकेत प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ हॉस को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। रुको, कीमियागर फलेऊ। हॉस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अचानक देखा कि उसकी मूर्ति उसके सामने खड़ी थी और वह अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। कीमियागर फलेऊ। हॉस ने अवचेतन रूप से सांस रोकी। हालांकि उसे नहीं पता था कि फलेऊ का चेहरा इतना भद्दा क्यों था, लेकिन वह उसके चेहरे पर अत्यधिक झुंझलाहट महसूस कर सकता था। हाँ, फलेऊ वास्तव में क्रोधित था। वह ग्रेट मैज मेहरा के साथ अच्छी चर्चा कर रहा था और उसे 1000 सल सिटी की सबसे रहस्यमयी कीमिया प्रयोगशाला में आमंत्रित भी किया गया था। लेकिन अब वह बच्चा यहाँ भाग आया और एक छोटी सी बात पर ग्रेट मैज मेहरा को नाराज कर दिया। क्या तुम मौत चाहते हो, कमबख्त? फलेऊ पहले उसे कोसना चाहता था, लेकिन अपना मुंह खोलने और इशारा करने पर उसे एहसास हुआ कि वह उसका नाम भूल गया है। हॉस, दयनीय युवा प्रतिभा के पास उसे डरपोक ढंग से याद दिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्केमिस्ट हॉस यह है। फेल्यू ने पहले सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या आपके शिक्षक ने आपको कभी नहीं बताया कि व्यक्तिगत रूप से जादुई सामग्रियों को संसाधित करना और कीमिया उपकरणों में हेरफेर करना अल्केमिस्ट के लिए एक आवश्यक कार्य है? आप इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते, फिर भी आप एक बेहतरीन अल्केमिस्ट बनना चाहते हैं। और आप खुद को क्या समझते हैं? आप सिर्फ एक अल्केमिस्ट हैं। आप एक महान अल्केमिस्ट नहीं हैं, नहीं मास्टर अल्केमिस्ट। आपके पास इतनी योग्यताएं क्या हैं कि आप इतने ज्यादा चुस्त दुरुस्त हैं? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बासोरो के पास वापस जाएं और उसके हाव भाव देखें जब आप उसे बताते हैं कि गिल्डेड रोज ने आपको कोई सहायक आवंटित नहीं किया है। अल्केमिस्ट फेल्यू, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं सिर्फ। फेल्यू के कठोर शब्दों से हॉस का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। उसके आंसू तेजी से गिरने लगे। उसे ये भी नहीं पता था कि फेल्यू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश करते हुए माफी मांगता रहा। वापस जाओ और इस बारे में सोचो, खुद से पूछो कि क्या गिल्डेड रोज वास्तव में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। फेल्यू को हॉस की भावनाओं की परवाह नहीं थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कितना प्रतिभाशाली था। कीमिया की दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली थे। हर साल कुछ लोग दिखाई देते थे, लेकिन अंत में उनमें से कुछ ही महान कीमियागर बन पाते थे। यहाँ तक कि फेल्यू को भी युवा प्रतिभाशाली कहा जाता था। जब वह 18 साल की उम्र में कीमियागर बन गया तो सभी ने कहा था कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है जो हर 100 साल में ही देखने को मिलती है। लेकिन जब वह 20 साल का हो गया तब भी कीमियागर था। लोग केवल यही कहते थे कि वह होनहार है। हाँ, बस होनहार। कीमिया की दुनिया में अगर आप महान कीमियागर नहीं थे तो आप कुछ भी नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा होनहार व्यक्ति थे। अगर ग्रेट मैज मेहरा से उसकी मुलाकात न होती और ब्लैक हॉर्न नीलामी में उसे जो पॉइंटर्स मिले होते तो वह अभी भी उतना ही होनहार फालेऊ होता। बेशक फालेऊ ये बात हॉस को नहीं बताता। अपनी बात कहने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। उसने शुरू में चारों ओर देखने और खुद को गिल्डेड रोज से परिचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद रैमी नामक एक जादू प्रशिक्षु ने उसे बताया कि ग्रेट मैज मेहरा उसे दूसरी मंजिल पर अपनी कीमिया प्रयोगशाला में जाने के लिए बुला रहा है। गिल्डेड रोज की दूसरी मंजिल की कीमिया प्रयोगशाला। फेल्यू की आंखें चमक उठीं। दूसरों को शायद पता ना हो कि यह क्या है, लेकिन फेल्यू को इसके बारे में कैसे पता नहीं हो सकता था। वह 1000 सल सिटी की सबसे रहस्यमयी कीमिया प्रयोगशाला थी। ब्लैक हॉर्न नीलामी में 4000 सोने में बिकने वाले घोस्ट पोशन और ज्वालामुखी पोशन को उसी प्रयोगशाला में बनाया गया था। वह ग्रेट मैज मेहरा का कार्यस्थान था, यही चमत्कार पैदा होते थे। फेल्यू ने सीढ़ियों के सामने खुद को शांत किया। उसने खुद को शांत किया और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया और उस रहस्यमयी जगह में प्रवेश किया। फेल्यू ने अंदर आते ही रिफाइनिंग टेबल के आसपास धुआं देखा। गाढ़े तरल से भरी एक क्रूसिबल आग के ऊपर खड़ी थी और उसमें से कुछ बुदबुदाहट की आवाजें निकल रही थीं। एक तनावग्रस्त युवा महान जादूगर काला लबादा पहने हुए रिफाइनिंग टेबल के सामने खुद को व्यस्त रख रहा था। जब उसने फेल्यू को अंदर आते देखा तो उसने केवल सिर हिलाया। तुम सही समय पर आए हो, आओ और मदद करो। ठीक है। फेल्यू अपनी आवाज में भावना को छिपा नहीं सका। वह जानता था कि महान जादूगर मेहरा अपनी शिक्षा शुरू करने जा रहा है, लेकिन फेल्यू सिर्फ आधा ही सही था। आरव मेहरा फेल्यू को पढ़ाने के लिए उसकी प्रयोगशाला में नहीं आया था। जहर कोहरे की घाटी की उसकी यात्रा की फसल आरव मेहरा की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। डेथ गार्डन की पत्थर की गोली एक ट्रू स्पिरिट लेवल कंपोनेंट थी। ट्रू स्पिरिट लेवल और बूट करने के लिए एक कंपोनेंट। यह एक ऐसा खजाना था जिसके लिए अनगिनत जादूगर एक दूसरे से लड़ सकते थे, यहाँ तक कि जादू के युग के चरम पर भी। यह अब चुपचाप आरव मेहरा के हाथों में आ गया था।
इससे आरव मेहरा को उस राजकुमार की कब्र से और भी ज्यादा उम्मीदें हो गई थीं। लेकिन बात बस इतनी थी कि पिछली बार जब वह वाइपर की कब्र पर गया था तो वह वाइपर नेस्ट के लिए परेशानी खड़ी करने गया था। उसने नहीं सोचा था कि वह राजकुमार की कब्र में इतनी गहराई तक जाएगा, और इसलिए उसके पास मौजूद मैजिक स्प्रिंग पोशन अपर्याप्त थे। 1 दर्जन से ज्यादा मैजिक स्प्रिंग पोशन, एक होप पोशन और उसके पास कोई मैना रिप्लेनिशिंग या हीलिंग पोशन भी नहीं था। यही वजह थी कि आरव मेहरा डेथ गार्डन को साफ करने के बाद राजकुमार की कब्र में और गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और केवल 1000 सल्स सिटी में वापस जा सका। वह राजकुमार की कब्र की अपनी अगली यात्रा के लिए पर्याप्त तैयारी करेगा। आखिरकार उसका असली लक्ष्य राजकुमार की कब्र की गहराई में स्थित पुनर्जन्म की आंख थी। यही असली वजह थी कि आरव मेहरा अपनी कीमिया प्रयोगशाला में गया। जहां तक फाल्यू को संकेत देने की बात है तो यह ऐसा काम था जो वह कर सकता था। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।